अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से होंगे। ये मैंने अपना टेस्ट बनाया था जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। इसमें उसी तरह हम करेंगे, पहले एमसीक्यूज़ होंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगी मैं उनको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मैं आज फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि मेरा मकसद एमसीक्यूज़ बताना नहीं है, मेरा मकसद आपकी एक किस्म की रिवीजन करवाना है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने तैयारी तो अपनी कंप्लीट कर ली होगी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली पूरा जो लॉ गैट का सिलेबस है उसमें से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें से मैंने टेस्ट लेना है। लेट्स स्टार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 1, whoever abrogates, subverts or suspends the constitution shall be guilty of dash under article 6। ये आर्टिकल 6 का मैंने पहला क्वेश्चन बनाया। ये बड़ा हम सुनते हैं आर्टिकल 6 क्या है। अब ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है, उसको ख़त्म करता है, सबवर्ट्स करता है, तय उबाला, सस्पेंड कर देता है, या उसको पुट्स इन अबेंस, उसको आर्जी इल्तवा में रख देता है, तो ये आर्टिकल 6 के अंडर क्या है, इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है ए चीटिंग, बी फ्रॉड, सी हाई ट्रीजन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी हाई ट्रीजन, जिसको हम संगीन गद्दारी भी कहते हैं। अब इसके जो पनिशमेंट होती है, अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए तो इसके लिए स्पेशल एक एक्ट बनाया गया है, पनिशमेंट फॉर हाई ट्रीजन एक्ट 1973 का है। उसमें इसकी पनिशमेंट या डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और ये कोई भी आम शहरी जाके हाई ट्रीजन का केस फाइल नहीं कर सकता, ये फेडरल गवर्नमेंट ही केस फाइल कर सकती है। जैसा कि रिसेंट पास्ट में जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस चलाया गया था वो इसी आर्टिकल 6 का, संगीन गद्दारी का, हाई ट्रीजन का केस चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। अब ये एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, पहले मैं एक थोड़ा सा कर दूं कि फंडामेंटल राइट्स है ना, जो आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक, इनको आपने बाई हार्ट याद करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से उसने सवाल हो नहीं सकता कि वो ना पूछे। ये वैसे भी हर जो सिटीज़न है पाकिस्तान का, उसको इनके बारे में पता होना चाहिए कि मेरे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको स्टेट ने इंश्योर करना है कि मुझे मिलें, जिसको गवर्नमेंट ने, अगर उनकी कोई वायलेशन होती है तो अदालतों ने मुझे वो दिलवाने हैं। ये फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल 8 to 28। अब वैसे ये जो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है ये आर्टिकल 3 में प्रोवाइडेड है। ये आर्टिकल 3 एक्सप्लॉयटेशन का मतलब ये होता है कि किसी की का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई बंदा है जिसकी अहलियत ये है कि उसको मैनेजर की पोस्ट दी जाए, बट अगर आप उसको क्लर्क की पोस्ट दे रहे हैं, किसी कैशियर की पोस्ट दे रहे हैं, स्टाफ बॉय की पोस्ट दे रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर एक्सप्लॉयटिंग हिम। उसकी बेचारे की मजबूरी है कि वो करेगा, उसको ज़रूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 3 में स्पेसिफिकली रख दिया है कि एक्सप्लॉयटेशंस को ख़त्म किया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो जॉब्स होंगी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स उनको दी जाएंगी। एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जाएगी, और जो भी है उसको ग्रेजुअली कोशिश करेगी। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया गया था कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जाएगी कि एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। आर्टिकल 3 एक्सप्लॉयटेशंस एलिमिनेशन है इसकी, ये नहीं प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते किसी को। हर किसी को उसकी एबिलिटी के मुताबिक ही आपने जॉब्स वगैरह देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच चैप्टर फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। अब ये कौन से चैप्टर में प्रोवाइडेड है, ये चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड है। ये चैप्टर 1 में प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स। मैं ऑलरेडी इनके बारे में कह चुका हूँ, आर्टिकल 8 to 28, इनको बाई हार्ट याद कर लें। अंडर विच चैप्टर प्रिंसिपल पॉलिसीज़ आर प्रोवाइडेड। अब ये प्रिंसिपल पॉलिसीज़ कौन से चैप्टर में प्रोवाइडेड हैं, चैप्टर 2, ये प्रिंसिपल पॉलिसीज़ से रिलेटेड है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बुनियादी हकूक़। ये प्रिंसिपल पॉलिसीज़ वो होती हैं, इनको कहते हैं रियासत के बुनियादी असूल, के
रियासत को किन असूलों की, किन प्रिंसिपल की बुनियाद पे चलाया जाएगा। वैसे ये जो चैप्टर है इसमें आर्टिकल ये शुरू होते हैं 29 टू 40 जाते हैं। ये इनऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें खुद ही कह दिया गया है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर में बताए गए हैं, दे आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कि अगर तो गवर्नमेंट के पास, रियासत के पास रिसोर्सेज होंगे तभी इनको, इनके मुताबिक रियासत को चलाया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। सो ये एक लूप होल है। मैं कहता हूँ कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए था। इनको अवेलेबल करवाया जाना ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एट द मोमेंट ये जो चैप्टर है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, इनऑपरेटिव पार्ट है। एनीहाउ ये आर्टिकल 29 से 40 तक जाते हैं और चैप्टर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ फेयर ट्रायल अंडर, अच्छा राइट ऑफ फेयर ट्रायल, अब मैंने पहले ही कह दिया कि हमने इनको बाई हार्ट याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 8 टू 28। अब ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 9, 10, 10A और 11। सो याद रखना है आर्टिकल 10A ये है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो भी एक्यूज़ है, जिस पे भी कोई इल्ज़ाम लगा है, उसको अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा, उसका पूरा ट्रायल दिया जाएगा, करवाया जाएगा। ये नहीं हुआ कि उस पर इल्ज़ाम लगा और उसको स्ट्रेट वे उसको पनिश करके उसको पनिश कर दिया जाएगा, नहीं, उसका पूरा ट्रायल चलाया जाएगा, जो भी उसके राइट्स हैं वो उसको पूरे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल डैश प्रोवाइड्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब इसमें ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी बंदे को उसकी लाइफ और लिबर्टी, आज़ादी से डिप्राइव, महरूम नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 9 है। सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ का मतलब ये होता है कि कानून के मुताबिक कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी पे कोई FIR रजिस्टर हुई है, आपने, पुलिस ने उसको पकड़ के थाने में बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 9 में तो ये कहा गया था कि किसी को भी उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। बट सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ यानी यहाँ पे कानून कह रहा है कि उसकी अरेस्ट ज़रूरी है, इस वजह से उसकी लिबर्टी को कर्टेल किया गया। सेम वे जब किसी को सज़ाए मौत सुनाई जाती है तो आर्टिकल 9 में तो कहा है कि लाइफ और लिबर्टी को नहीं ले सकते हो आप, किसी की जान को नहीं ले सकते। बट सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ यानी कानून कह रहा है उसने जुर्म किया है, वो साबित हो चुका है, सो आप उसको डेथ सेंटेंस वगैरह इसलिए दी जाती हैं इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अदरवाइज़ ये नहीं हो सकता कि किसी बंदे को खाम खाई मार दो, खाम खा मारोगे तो सज़ा होगी। किसी बंदे को खाम खाई किसी जगह पे आप कैद कर दो, उसकी लिबर्टी को कर्टेल कर दो, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में चला जाएगा, सब पनिशमेंट होगी उसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर डैश आर्टिकल। ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट अब ये किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 11, 12, 13 और 14 कौन सा इनमें से? आर्टिकल 12 है। ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होती क्या है? हमें ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये होती है कि किसी बंदे ने फॉर इंस्टेंस कोई 1 साल पहले कोई एक एक्ट किया था जो उस वक़्त कोई कानून मौजूद नहीं था जो ये कह रहा हो कि दैट इज़ एन ऑफेंस। PPC में वो था ही नहीं, वो ऑफेंस था ही नहीं उस वक्त। बट आज 1 साल बाद एक कानून बनाया गया जिसमें उस एक्ट को, जो कि 1 साल पहले किया गया था, उसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि ये ऑफेंस है। तो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट का मतलब ये होगा कि अब ये नहीं हो सकता कि कानून आज बना है और हम उसके किसी बंदे के 1 साल के पहले वाले एक्ट को, जो उस वक्त ऑफेंस नहीं था, उस पे उसको सज़ा दे दें। तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल 12, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड अंडर डैश आर्टिकल। डबल पनिशमेंट किस में आर्टिकल में बताया गया है कि वो नहीं दी जा सकती? आर्टिकल 11, 12, 13 और 14 कौन सा इनमें से? आर्टिकल 13 है। डबल पनिशमेंट ये होती है कि एक बंदे को आपने, उस पर FIR रजिस्टर हुई,
उस पर पूरा ट्रायल चला और उसको सज़ा होगी, फिर आपने 6 महीने बाद कहा कि नहीं जी दोबारा उस पर एक एफआईआर की उसी ऑफेंस से रिलेटेड, उसी अक्रंस से रिलेटेड, फिर उसको ट्रायल करके दोबारा सज़ा दे, तो या वो बरी हो गया हो पहले और दोबारा फिर उस पर ट्रायल नहीं चलाया जाएगा, या उसको पहले सज़ा हो गई और दूसरी दफ़ा फिर उसी मैटर से रिलेटेड उस पर केस चला के उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। सो ये डबल पनिशमेंट होती है, ये अलाउड नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि एक केस में, एक मैटर में एक दफ़ा ही आपको प्रोसिक्यूट किया जाना है और एक दफ़ा ही पनिश आपको किया जा सकता है। ये आर्टिकल 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बड़ा सुनते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19। अब ये मैं खुद ही बता रहा हूँ कि आर्टिकल 19 बहुत मशहूर ज़माना आर्टिकल है ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 इज़ सब्जेक्ट टू सम रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस और नॉट, कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं या नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है यस, ए, इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट होता क्या है हमारे यहाँ, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है, ये जो एंकर्स बैठे होते हैं, इन्होंने आधा पढ़ना है इस आर्टिकल को कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है हमें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो दिल चाहे आप कहते रहो, तकरीरें करते रहो, आप अपनी मर्ज़ी से मुल्क के ख़िलाफ़ बातें शुरू कर दो, अदलिया के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़। सो ये रिस्ट्रिक्शंस अगर आर्टिकल 19 को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, बट उस पर रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि इनके ख़िलाफ़ आप लोग इस तरह नहीं जा सकते कि खुल्लम खुल्ला खाम खाई शुरू हो जाओ, कोई आपके पास बेस भी ना हो। सो डेफिनेटली जो आर्टिकल 19 है, मैं कहता हूँ इसको पूरा पढ़ो, ये सब्जेक्ट टू सम restrictions है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न इज़ प्रोवाइडेड अंडर डैश आर्टिकल। इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न ये भी बड़ा मशहूर आर्टिकल है। ये किस में बताया गया, कौन सा आर्टिकल है इसका? ऑप्शन है 20, 21, 23, 25। सो राइट आंसर इज़ 25, आर्टिकल 25, इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न, यानी तमाम जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है वो इक्वल हैं। Next question, under Article 25A, state shall provide free and compulsory education to all children of the age of Article 25A, 25 में तो सारे सिटीज़न इक्वल हैं, 25A में ये कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी स्टेट की तरफ से, बट उनकी एज क्या होगी? 5 to 10 years, 5 to 12 years, 5 to 14 years और 5 to 16 years। इसका राइट आंसर है 5 to 16 years। 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे तक पे गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। सो एज 5 to 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी शैल बी रिगार्डेड एज बीइंग सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है। मैंने हाँ ये क्वेश्चन भी इसका बाद में बना दिया कि ये जो उनसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ हैं, जिन रियासत के बुनियादी असूल जिनके मुताबिक स्टेट को चलाना चाहिएगा, अब यहाँ पे ये कह दिया गया था कि ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है जी। अगर तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे यानी तो ही दी जाए, तो ही ये एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। एट द मोमेंट दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। ये बस वो हर बात पे वो यही स्टांस होता है जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 29 to 40 चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इज़ प्रोवाइडेड अंडर डैश आर्टिकल ऑफ चैप्टर 2। अब इसका जो सी माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 34 है, 35 है, 36 है या 37 है? ये आर्टिकल 36 है, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड। अब यहाँ तक हमें एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि फ़ंडामेंटल राइट्स को हमने बाई हार्ट याद करना है।
चाहे कुछ भी कर लें इसमें से, उसने क्वेश्चंस बनाने ही हैं, वो इसी किस्म के बना सकता है कि जी कौन से आर्टिकल में ये बताया गया। सो याद करें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ, जो पार्लियामेंट है जिसको हम मजलिस शूरा भी कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है? नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 नेशनल असम्बली, नंबर 3 सेनेट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट। अब ये पार्लियामेंट होती क्या? पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम ये होता है कि लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है उसने मुल्क के लिए। अब कानून साजी का तरीका क्या है कि 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस एज नेशनल असम्बली। अब इन दोनों से अगर कोई बिल पास होगा तो वो फाइनल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है कि वो जब अपनी एसेंट देता है तो वो बिल जो है वो कानून बन जाता है। सो पार्लियामेंट में तीनों हैं, प्रेसिडेंट, अपर हाउस सेनेट एंड द लोअर हाउस नेशनल असम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ नेशनल असम्बली इज़ डैश ईयर्स। नेशनल असम्बली की टर्म कितनी होती है? 5 ईयर्स। 5 साल के बाद हमारे इलेक्शन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर जनरल इलेक्शंस नेशनल असम्बली एट इट्स फर्स्ट मीटिंग इलेक्ट्स। 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होती है उस पर नेशनल असम्बली क्या इलेक्ट करती है? किस चीज़ का इलेक्शन होता है फर्स्ट मीटिंग पे जनरल असम्बली की? जब 5 साल बाद इलेक्शन हुए, नई नेशनल असम्बली बनी, नए मेंबर नेशनल असम्बली में इलेक्ट होके आए हैं, अब उन्होंने अपनी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें किसको फर्दर आगे इलेक्ट करना होता है? ए स्पीकर, बी चेयरमैन सेनेट, सी डेप्टी स्पीकर, डी ए एंड सी। सो अपनी पहली मीटिंग में नेशनल असम्बली ने स्पीकर और डेप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना होता है। अब स्पीकर ऑब्वियसली प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है नेशनल असम्बली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी एट लीस्ट डैश सेशन ऑफ नेशनल असम्बली इन ईच ईयर। हर साल कम अज़ कम नेशनल असम्बली के कितने सेशंस होंगे? इसके अब ऑप्शंस है 3, 5, 6 और 7। तो राइट आंसर है 3। हर साल जो नेशनल असम्बली है उसके 3 सेशंस होते हैं एट लीस्ट। कम अज़ कम उन्होंने 3 करने ही करने, ज़्यादा जितने मर्जी कर लें बट एट लीस्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ नेशनल असम्बली शैल नॉट बी मोर देन डैश डेज। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल असम्बली के हमने कहा मिनिमम 3 उन्होंने करने हैं एक साल में, जो 2 सेशंस होंगे उनके दरमियान गैप मैक्सिमम कितने दिन का होगा? मसलन पहला सेशन हुआ साल के शुरू में, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो गैप के बाद नेक्स्ट सेशन होगा शुरू नेशनल असम्बली का, उनके दरमियान मैक्सिमम कितने दिन का गैप होना चाहिए? अब इसके ऑप्शंस हैं 100 डेज़, 120 डेज़, 90 डेज़, 110 डेज़। सो राइट आंसर है 120 डेज़। मैक्सिमम 120 दिन का उनके दरमियान गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 120 दिन के बाद उनको अगला सेशन शुरू करना ही पड़ेगा नेशनल असम्बली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल असम्बली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन डैश वर्किंग डेज इन ईच ईयर। अब पहले तो हमने गैप के डेज देखे हैं नेशनल असम्बली के। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि जितने भी सेशन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, अब इनमें जो वर्किंग डेज़ होंगे वो कितने होने चाहिए नेशनल असम्बली के? ऑप्शन है 100 डेज़, 110 डेज़, 120 डेज़ और 130 डेज़। सो इसका राइट आंसर है 130 डेज़। अब यानी 103 दिन के लिए कम अज़ कम नेशनल असम्बली ने आपस में एक साल में मीटिंग करनी। इसको इस तरह भी समझ लो कि जो 3 सेशन है ना कम अज़ कम, उनमें 130 दिन उन्होंने का इजलास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल डिसीजंस ऑफ नेशनल असम्बली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स डैश। जो नेशनल असम्बली के हैं वो डिसीजंस जितने भी हैं वो ऑब्वियसली मेजॉरिटी के साथ होंगे, बट किन मेंबर्स की मेजॉरिटी के साथ? नंबर ऑप्शन है ए प्रेजेंट, बी वोटिंग, सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे राइट आंसर है सी ए एंड बी,
जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोटिंग कर रहे होंगे, वोट अपना डाल रहे होंगे, उनकी मेजॉरिटी से सारे फैसले किए जाएंगे। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा नेशनल असम्बली में आया ही नहीं है, घर बैठा है, वहाँ से कहे जी कि मैं अपना वोट डाल दूँगा। नहीं, उसको हॉल में प्रेजेंट होना पड़ेगा। प्लस हॉल में प्रेजेंट होने के बाद भी जो वोटिंग हो रही है, जो वो हाथ खड़ा करके करते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड, उसमें उसको अपना वोट डालना पड़ेगा, तो ही उसका वोट काउंट होगा। और अगर वो प्रेजेंट होगा और वोट करेगा तो वो जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी मेजॉरिटी के साथ नेशनल असम्बली के डिसीजन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोरम रिक्वायर्ड टू नेशनल असम्बली, यानी नेशनल असम्बली के इजलास में कोरम कितना होना चाहिए, यानी कम से कम कितने मेंबर होंगे तो इजलास चलेगा। अदरवाइज़ या तो स्पीकर इजलास को सस्पेंड कर देगा या एडजर्न कर देगा। अब इसमें ऑप्शंस हैं 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। कितने मेंबर्स होने चाहिए फिर कोरम कम से कम पूरा होगा। सो इसका राइट आंसर है 1/4। अब 342 मेंबर हैं नेशनल असम्बली के इस वक्त। अब 342 में से 1/4 आप मेंबर्स निकाल दें, वो कितने बनते हैं। उतने मेंबर्स होंगे तो इजलास चलेगा, अदरवाइज़ एडजर्न हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा उसको। और कौन करेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो कौन होता है नेशनल असम्बली का? स्पीकर। अगर स्पीकर ना हो तो डेप्टी स्पीकर, अगर वो भी प्रेजेंट ना हो तो कोई भी बंदा जिसको वो नॉमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असम्बली ऑन द एडवाइस ऑफ डैश। प्रेसिडेंट जो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व करेगा वो किसकी एडवाइस पे करेगा? ए स्पीकर, स्पीकर उसको कहेगा कि नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर दो, या प्राइम मिनिस्टर बी, या चीफ मिनिस्टर, या डी चेयरमैन सेनेट। अब इसमें राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली आर्टिकल 58 अगर हम देखें तो इसमें ये लिखा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को ये एडवाइस कर सकता है कि जी आप असम्बलियाँ तोड़ दो, असम्बली को डिसॉल्व कर दो, आर्टिकल 58। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड नहीं होगा जिसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन मूव कर दी गई हो, यानी अदम एतमाद की तहरीक के लिए उसके ख़िलाफ़ आ गई हो, उस पर वोटिंग अभी ना आई हो, फिर भी नहीं वो करेगा एडवाइस, या फिर उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गई हो, पास भी हो गई हो, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, या उसकी असम्बलियाँ डिज़ोल्व असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हों लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑफिस में हो, वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता। सो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं आर्टिकल 58 में। वैसे प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करता है तो विडन, अदरवाइज़ अगर वो इस किस्म का वज़ीर आज़म नहीं है जिसके ख़िलाफ़ खुद अदम एतमाद आई हो, ये नहीं हो सकता कि उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई हुई है तो वो गुस्से में असम्बलियाँ ही तोड़ने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दें कि मैं तो फ़ारग होना ही, तुसी सारे भी फ़ारग। अदम एतमाद वाला नहीं, जो आम जैसे आज अगर जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद की तहरीक तो नहीं है, वो चाहे तो वो अगर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को कि जी असम्बली इसको नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दे तो फिर वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि एडवाइस करने के विदिन 48 आवर्स अगर तो प्रेसिडेंट एडवाइस पे अमल करते हुए असम्बलियों को डिसॉल्व नहीं करता नेशनल असम्बली को, तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 48 आवर्स वो डिसॉल्व हो जाएंगी, नेशनल असम्बली खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेट इज़ डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब सेनेट को कौन सा पार्लियामेंट का हाउस है? ए अपर हाउस, बी परमानेंट हाउस, सी डिसॉल्वेबल हाउस, और डी ए एंड बी। पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेनेट है वो अपर हाउस है, प्लस ये परमानेंट हाउस है ऑफ द पार्लियामेंट। परमानेंट हाउस का मतलब ये क्या है कि ये डिसॉल्व नहीं होता कभी भी। हमने ऑलरेडी की है बात कि नेशनल असम्बली तो डिसॉल्व हो सकती है बट सेनेट कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। अब इसमें तरीका ये होता है कि जो भी सेनेटर इलेक्ट होके आते हैं सेनेट में, उनकी टर्म 6 साल होती है। 6 साल में जो सेनेट के इलेक्शन है वो एवरी 3 ईयर्स होते हैं। 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन होने ही होते हैं। अब 3 साल बाद आधे रिटायर हो जाते हैं, उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं, फिर जो बच जाते हैं वो अगले 3 साल के बाद फिर सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं,
फिर उसके अगले 3 साल बाद जो पहले इलेक्ट हुए थे, आधे बच गए थे, वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। तो सेनेट साइकिल में ही रहती है, सेनेट कभी डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेनेटर गेट्स रिटायर आफ्टर डैश ईयर्स। अब मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी एट लीस्ट डैश सेशन ऑफ सेनेट ईच ईयर। नेशनल असम्बली का तो हमने पढ़ा है कि उसके एटलीस्ट 3 सेशन होने चाहिए एक साल में। सेनेट के कितने होने चाहिए? इसके भी 3 ही होने चाहिए। सेनेट शैल मीट नॉट लेस देन डैश वर्किंग डेज एवरी ईयर। अब ये जो सेनेट है, हमने नेशनल असम्बली का पढ़ लिया था कि एटलीस्ट 3 सेशन होने चाहिए नेशनल असम्बली के एक साल में, इसी तरह सेनेट के भी 3 सेशन होने चाहिए। वहाँ पे हमने पढ़ लिया कि नेशनल असम्बली के 2 सेशंस के दरमियान मैक्सिमम गैप जो है 120 डेज़ का आएगा। सेम वे सेनेट में भी 120 डेज़। तीसरी बात हमने वहाँ पे ये पढ़ी थी कि जो नेशनल असम्बली है उसमें जो वर्किंग डेज़ होंगे उन सेशंस के दरमियान इन दैट ईयर, वो एटलीस्ट 130 वर्किंग डेज़ होंगे। यहाँ पे सेनेट में कितने होंगे, ये डिफरेंस आ गया। वहाँ पे 130 डेज़ थे, सेनेट में 110 डेज़ हैं। सो ये एक डिफरेंस है यहाँ पे वर्किंग डेज़ का। 110 डेज़ फॉर सेनेट एंड 130 डेज़ फॉर नेशनल असम्बली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। ये किस आर्टिकल में जो मेंबर्स बन सकते हैं पार्लियामेंट के, उनकी क्वालिफ़िकेशंस बताई गई हैं। इसके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 62, 63, 64 या 65। राइट आंसर है 62। 62 अगर पढ़ें तो उसमें वो सारी बातें बताई गई हैं कि ईमानदार होना चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, ये सारी बातें वहाँ पे हैं क्वालिफ़िकेशंस अंडर आर्टिकल 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ। अब यहाँ पे एक बात और, आर्टिकल 62 क्वालिफिकेशंस है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 63 इज़ डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो सेनेट का हो चाहे नेशनल असम्बली का हो। उसकी डिसक्वालिफिकेशन 63 और क्वालिफिकेशन 62। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। अब ये मैंने कह दिया है कि डिसक्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 में है, बट ये डिसक्वालिफिकेशन ऑन डिफेक्शन एक है आर्टिकल। ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल 63A। अब इसमें ये बाद में ऐड किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंबर किसी पार्टी से इलेक्ट हुआ है और वो कोई वोटिंग होती है उसमें अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट दे देता है, तो वो इस बुनियाद पे डिसक्वालीफाई हो सकता है। इसको डिफेक्शन कहते हैं कि उसने पार्टी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाके वोट दे दिया है या वोट नहीं दिया है। सो इसका तरीका फिर आगे वो बताया गया है कि जो पार्टी का हेड होता है वो उसको शो काज नोटिस देता है, फिर उसके बाद वो स्पीकर को भी देता है या चेयरमैन सेनेट, अगर सेनेट का है तो चेयरमैन सेनेट को, अगर स्पीकर है तो, अगर नेशनल असम्बली का मेंबर है तो स्पीकर को देगा, और फिर वो आगे से रेफरेंस बना के फिर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है। वो उस पर डिसाइड करता है कि क्या इसको डिसक्वालीफाई करना है या नहीं करना है। सो आर्टिकल 62, 63 एंड 63A डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may be originated in, यानी जो अब ये पार्लियामेंट को मैंने आपने पहले ही बता दिया कि इसका काम है लेजिस्लेशन करना, कानून साजी करना। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो बिल बनाया जाता है, जो प्रपोज़ल होती है कि ये कानून बना दें, अब ये जो बिल है क्या ये किस हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है, उसको पहले प्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं नेशनल असम्बली, बी सेनेट, सी ईदर हाउस, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ईदर हाउस। यानी कोई भी लेजिस्लेशन के लिए अगर कोई बिल है ना, वो पहले तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में होना चाहिए, उसके बाद वो बिल जो है या तो वो सेनेट में भी ओरिजिनेट किया जा सकता है या फिर वो नेशनल असम्बली में भी पहले ओरिजिनेट किया जा सकता है। अब तरीकाकार ये होता है
दो किस्म के बिल होते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे लेजिस्लेशन को कि कानून साजी होती कैसी है पार्लियामेंट में। दो किस्म के बिल होते हैं। नंबर 1 मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है? जो कोई भी मैटर्स पब्लिक एक्सचेकर जो कौमी ख़जाने से होता है, मसलन गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट्स लेनी है, कोई ग्रांट्स देनी है, कोई लोन्स लेने हैं, बजट है, कोई सप्लीमेंट्री बजट लाना है, इस किस्म के भी जितने भी मैटर्स हैं वो मनी बिल के थ्रू किए जाते हैं, इनको मनी बिल कहते हैं। ये हमेशा पहले नेशनल असम्बली में ही ओरिजिनेट होते हैं। ये बिल सेनेट में कभी ओरिजिनेट नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा नेशनल असम्बली से इलेक्ट होती है ना, वहीं से प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली का होता है। सो जो गवर्नमेंट होती है उसने इस बिल को ओरिजिनेट करना होता है हमेशा ऑलवेज़ नेशनल असम्बली में। अब नेशनल असम्बली के बाद एट द सेम टाइम ओरिजिनेट वहाँ पे होता है, बट उसके साथ साथ उसको सेनेट में भी भेज दिया जाता है कि जी अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन हैं तो बता दो। फिर अगर तो सेनेट ने कोई रिकमेंडेशन दे दी तो ठीक है, लेकिन उनको मानना या ना मानना ये नेशनल असम्बली पे ज़रूरी नहीं है। अगर तो वो बिल विदाउट उनकी रिकमेंडेशन को कंसिडर किए हुए भी पास हो गया तो वो पास है, मनी बिल से रिलेट। दूसरे जितने भी मैटर होते हैं उनमें लेजिस्लेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मनी बिल के अलावा कोई भी और मैटर आएगा तो वो या तो आप सेनेट में ओरिजिनेट कर सकते हो, यानी बिल को पहले आप या तो सेनेट में मूव कर दो या आप नेशनल असम्बली में मूव कर दो, किसी में भी आप कर सकते हो, ईदर हाउस में। उसमें उस जहाँ पे भी आपने ओरिजिनेट किया है, पहले मूव किया है, अगर वहाँ से पास हो गया तो फिर वो दूसरे हाउस को चला जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर नेशनल असम्बली में एक कानून लाने के लिए मिसाल ले लेते हैं कि कोई भी नारकोटिक्स से रिलेटेड अगर कोई बिल पास करवाना चाहती है गवर्नमेंट, तो वो बिल को फॉर इंस्टेंस अगर पहले वो नेशनल असम्बली में ले आई है, अगर वहाँ से पास हो गया तो वो सेनेट को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ से अगर सेनेट से वो पास हो गया तो फिर वो फाइनल चला जाएगा एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास। बट अगर नेशनल असम्बली से पास होने के बाद सेनेट पे गया और सेनेट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, तो अगर वो अमेंडमेंट्स करेगी तो वो वापस इसको भेजेगा नेशनल असम्बली को। नेशनल असम्बली फिर अगर वहाँ पे उन जो अमेंडमेंट्स की हैं सेनेट की तरफ से उनको पास कर देगा तो फिर वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस हम मिसाल लेके चल रहे हैं, नेशनल असम्बली से पास हुआ, सेनेट में गया, उन्होंने अमेंडमेंट्स की उस बिल में, अमेंडमेंट्स के साथ पास करके उन्होंने वापस नेशनल असम्बली को भेज दिया, बट नेशनल असम्बली ने उन अमेंडमेंट्स को मारने से इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते आपकी अमेंडमेंट्स को। तो वो बिल पास करवाने के लिए नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो फिर जॉइंट सिटिंग का होता है। फिर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो नेशनल असम्बली और सेनेट का इकट्ठा इजलास बुलवा लेती है, इसको जॉइंट सिटिंग कहती हैं। उसमें जितने भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं, मेजॉरिटी अगर मिल गई तो वो पास हो जाता है विदाउट जो उसकी अमेंडमेंट्स हैं दूसरे हाउस की, उसकी अमेंडमेंट्स के बगैर ही जैसे वो गवर्नमेंट चाहती थी, जैसे वो ओरिजिनेट किया गया था, तो वो पास हो जाता है। और वहाँ से पास हुआ तो सीधा एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास, और उसकी एसेंट के बाद वो कानून बन जाता है। तो इस तरीके से लेजिस्लेशन पाकिस्तान में होती है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैंने उसी का हु प्रिजाइड्स जॉइंट सिटिंग। अब ये जॉइंट सिटिंग को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है कि इसको प्रिजाइड किसने करना है। देखें, नेशनल असम्बली को स्पीकर करता है, सेनेट को चेयरमैन सेनेट करता है। तो ये जॉइंट सिटिंग जो इकट्ठा इजलास होता है दोनों के मेंबर्स इकट्ठे बैठे होते हैं, उसको प्रिजाइड कौन करता है? याद रखना हमेशा के लिए, उसको हमेशा स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली प्रिजाइड करता है। वहाँ पे चेयरमैन सेनेट नहीं उसको प्रिजाइड करता, वो नीचे बैठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल ऑलवेज गेट्स ओरिजिनेटेड इन डैश। के मनी बिल कहाँ पे पहले मूव किया जाता है? अब हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा ऑलवेज नेशनल असम्बली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल डैश। अब ये ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट इशू करता होता है ये किस आर्टिकल के अंडर करता है? 87, 88, 89 और 90। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 आर्टिकल है। ये
प्रेसिडेंट उस वक्त ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जबकि नेशनल असम्बली या सेनेट इन सेशन ना हो, उनके इजलास वगैरह ना हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड अगर लेजिस्लेशन करना ज़रूरी हो तो ऑर्डिनेंस के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिपील्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ डैश डेज फ्रॉम इट्स प्रोमलगेशन। यानी जो ऑर्डिनेंस दिया गया, जो पार्लियामेंट की तरफ से बिल पास होता है, जो लेजिस्लेशन होती है, जो कानून बनता है, वो तो परमानेंट ही होता है, लेकिन जो ये ऑर्डिनेंस होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता। इसके लिए कुछ आर्टिकल 89 में डेज़ बताए गए हैं कि कितने दिन के लिए होगा। सो ऑप्शन है 90, 100, 110 एंड 120। सो इसका राइट आंसर है 120 डेज़। 120 दिन के लिए ऑर्डिनेंस लागू होता है। अगर उसको एक्सटेंड करना चाहें तो 100 एंड फिर 120 दिन फर्दर के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसको जब भी चाहे प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ भी कर सकता है एट एनी टाइम। एक्सटेंशन एक दफ़ा ही होती है, शुरू में 120 दिन और एक्सटेंशन भी 120 दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मे बी विदड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ट्रू फॉल्स। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये ट्रू है, किसी भी टाइम प्रेसिडेंट अपनी तरफ से दिया गया जो ऑर्डिनेंस होता है उसको वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश। जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ऑप्शन है 175, 175A, 176, 176A। याद रखना है हमेशा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है 175A। सो ऑप्शन बी है। इस पे मेरा एक पूरा लेक्चर जजों की अपॉइंटमेंट पे वो मेरी प्लेलिस्ट में लॉग एट वाली में ऑलरेडी मौजूद है, अगर देखना चाहें कि पूरा प्रोसीजर तो 175A। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। जजों की अपॉइंटमेंट के लिए जो जुडिशल कमीशन होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट करने के लिए? ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। सो 9 होते हैं। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जो जजेस जिसका नाम गया होता है ना, जैसे अब रिसेंटली वो गया था जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का कि उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, तो एक कमीशन बैठा था, उसको जुडिशल कमीशन कहते हैं। अब इसके मेंबर्स कौन से होते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट में इसको किसी जज को लाना हो तो उसकी फॉर्मेशन जो होती है, उसकी कॉम्पोजिशन होती है, चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट, जो उस वक्त के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं। सो 5 हो गए। फिर इसके बाद एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या जज होता है, सो 6 हो गए। उसके बाद अटॉर्नी जनरल होता है, फिर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होता है, 8 हो गए। और एक सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल नॉमिनेट करती है। सो ये 9 मेंबर्स होते हैं जुडिशल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। वो बैठ के वोटिंग करते हैं, अगर वो किसी जज साहब को रिकमेंड कर दें, वो मेजॉरिटी ले जाएं, अब 9 है तो 5-4 से अगर आ गया फ़ैसला कम अज़ कम, तो वो आगे फर्दर चला जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। यहाँ पे एक बात मैं और फर्दर ऐड कर दूँ कि जो ये फॉर्मेशन मैंने बताई है ना जुडिशल कमीशन की, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये है 9 मेंबर्स। जब किसी हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट होनी है ना, तो ये 9 में प्लस ऐड होते हैं। कौन ऐड होते हैं? जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होगा, जो भी हाई कोर्ट है, या फिर उसके सीनियर मोस्ट जज होता है एक। फिर अगर फिर किसी भी सूबे का जो वज़ीर होता है, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, वो होता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन चेंज होती है जब हाई कोर्ट्स में जुडिशियल अपॉइंटमेंट करनी हो किसी जज साहब की। सो वहाँ से अगर मेजॉरिटी ले गए
तो फिर आगे मैटर पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, जो जजेस को फर्दर आगे इनके पास जब मैटर आ गया तो इसके कितने मेंबर्स होते हैं? नंबर 1 6, नंबर 2 7, नंबर 8 और या 9, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे या 9 होंगे। अब इसमें आई थिंक 8 होते हैं, मुझे कंफर्म कर लेने दे एक मिनट। 37 सी, जी हाँ जी सॉरी, ये 8 मेंबर होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के। अब इसमें से जो 4 होंगे वो सेनेट में से होंगे और 4 होंगे नेशनल असेंबली में से। अब ये जो से 4 सेनेट में भी होंगे, उनमें से फर्दर 2 हुकूमत के होंगे और 2 अपोजिशन में होंगे। हुकूमत के बेंचेस को ट्रेजरी बेंचेस कहते हैं। सो 2 ट्रेजरी बेंचेस में से और 2 अपोजिशन में से। सेम वे जो नेशनल असेंबली में से 4 आएंगे वो भी 2 ट्रेजरी बेंचेस और 2 अपोजिशन से लिए जाएंगे। सो पार्लियामेंट्री कमेटी में 8 मेंबर्स आते हैं। अब फिर वो आगे फर्दर यहाँ पे वोटिंग करते हैं और फिर अगर वो पास हो जाए, वहाँ से वोट ज़्यादा ले लें, मेजॉरिटी हो जाए, तो फिर वो जज साहब इलेक्ट हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरिंग एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जज इज़। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होता है उसकी रिटायरिंग किस एज में वो रिटायर होता है? 60, 62, 64 और 65। सो 65 एज में सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है। 65 का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल टेक ओथ बिफोर डैश। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किसके सामने ओथ लेते हैं? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी स्पीकर और डी चेयरमैन। सो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेता है, और जो अदर जजेस, कोई और जज अगर सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंट होता है तो वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट के साथ सामने ओथ लेता है, और को अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ओथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हाई कोर्ट का होता है। हाई कोर्ट का अगर कोई नए जज बनता है तो नया चीफ जस्टिस आता है हाई कोर्ट का, तो उसने प्रेसिडेंट के सामने गवर्नर के सामने ओथ लेना होता है, और जो बाकी जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो के चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट उसके सामने ओथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 183, 184, 185 एंड 186। 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ये है इसका राइट आंसर। हमने वो सुना होगा ना कि वो 184(3) के तहत जी ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई। सो 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। इसमें गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके दरमियान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो डिस्प्यूट होते हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फ़ाइल किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 184। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, ये 185 है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 184, एपलेट जुरिस्डिक्शन 185। इसमें जो भी हाई कोर्ट्स के सिविल या क्रिमिनल या जिस किस्म के भी जजमेंट डिक्रीज वगैरह होती हैं उनको अंडर आर्टिकल 85 एपलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की में चैलेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इन्वोक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन इन्वोक कर सकता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी स्पीकर और डी चेयरमैन। तीसरी किस्म की जो जुरिस्डिक्शन होती है वो एडवाइजरी होती है कि एडवाइस मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल पॉइंट से। अब ये कौन मांग सकता है? ये हमेशा याद रखें प्रेसिडेंट ने सीख करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या चेयरमैन सेनेट ने नहीं, हमेशा प्रेसिडेंट सीख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इन एनी प्रोविंस शैल टेक ओथ बिफोर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गवर्नर के सामने। द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट शैल टेक ओथ बिफोर। अब जो हमारे मुल्क में 4 सूबे हैं लेकिन एक इस्लामाबाद कैपिटल है हमारा, अब वहाँ पे एक और हाई कोर्ट है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है, वो किसी प्रोविंस के अंडर नहीं है, वो कैपिटल में है। सो उसके जो चीफ जस्टिस साहब होंगे वो हमेशा प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे वहाँ, वो क्योंकि वो किसी सूबे के अंडर नहीं आ रही, वो डायरेक्ट फेडरेशन के अंडर आ रही है। सो वो
प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी कोई और जज अपॉइंट होगा वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ओथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, अब कौन से आर्टिकल में रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की? आर्टिकल 198, 199, 200 और 201। सो ये स्ट्रेट वे इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, और इससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछना भी है। आपने रिट्स बहुत बार पढ़े होंगे। अंडर आर्टिकल 199 हम जितनी भी रिट्स हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 199 फ़ाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर शैल बी डैश मुस्लिम जजेस इन फेडरल शरीयत कोर्ट। अब 8 जजेस होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के, AC आई थिंक 46, ये 8 जजेस होते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में और वो सारे मुस्लिम होते हैं। सो फेडरल शरीयत कोर्ट की याद है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने हैं? 17, और यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट में 8। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शैल बी नॉट मोर दैन डैश ईयर्स। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं इनकी टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होगी? हाई कोर्ट की हमने पहले पढ़ लिया 62, फिर सुप्रीम कोर्ट की 65, फेडरल शरीयत कोर्ट की कितनी होगी? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। इसका राइट आंसर है 3 ईयर्स, 47, ये 3 ईयर्स, 3 साल के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट में कोई जज अपॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील मे बी फाइल्ड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट विद इन डैश डेज। अब ये फेडरल शरीयत कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली जो अगर अपील फ़ाइल करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करनी है, बट वो कितने दिन में फ़ाइल करनी है? A 30 डेज़, B 60 डेज़, C 90 डेज़ और D 120 डेज़। सो 60 दिन के अंदर विद इन 60 डेज़ ये अपील फ़ाइल करनी होती है किसी आम बंदे ने। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ने फ़ाइल करनी हो, फॉर इंस्टेंस फेडरल गवर्नमेंट ने अगर उनके ख़िलाफ़ कोई डिसीजन आ गया फेडरल शरीयत कोर्ट में, या फिर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट फ़ैसला दे दिया फेडरल शरीयत कोर्ट ने, तो वो जो गवर्नमेंट्स होंगी वो विद इन 6 मंथ्स अपील फ़ाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई आम दूसरा कोई बंदा है तो वो विद इन 60 डेज़ अपील फ़ाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश। कौन से आर्टिकल में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? 203, 204, 205, 206, 204। आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मे रिज़ाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगर किसी जज ने रिज़ाइन करना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को। ये याद रखना है हमेशा। सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी जज ने यहाँ के ने अगर रिज़ाइन करना है तो वो हमेशा प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इज़ एक्सप्लेन्ड अंडर आर्टिकल। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कौन सा आर्टिकल है? 51, 208, 209, 207, 210। सो 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। पहले हमने पढ़ा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो होता है जिसने जजेस को अपॉइंट करना होता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 209 में जो बताया गया है, ये किसी भी जज को अगर उसको डिसमिस करना हो तो एक रेफरेंस जो फ़ाइल किया जाता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल किया जाता है। अब इसके मेंबर्स कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। जो हमारी हाई कोर्ट्स है ना जितनी भी सूबों की, उनके 2 सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिसेस होंगे वो उसके मेंबर होंगे। सो 2 + 2 1 5 मेंबर्स होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। कोई भी रेफरेंस इनके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने फ़ाइल किया जाता है फॉर द डिसमिसल ऑफ एनी जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ जज बाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अंडर आर्टिकल 2096
कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने ये बताया कि अंडर जो 209 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेफरेंस फाइल किया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, एंड दैट इज़ द ओनली फोरम जिस पे आप जा सकते हैं किसी भी जज को डिसमिस करवाने के लिए अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है। तो अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अंडर आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 6 के तहत किसी भी जज साहब को डिसमिस कर देते हैं, तो क्या वो जज साहब उस फैसले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसका ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? आंसर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज साहब को डिसमिस करती है अंडर आर्टिकल 209 सब सेक्शन 6 सब आर्टिकल 6, उसको सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे रिलेटेड जो आई थिंक आर्टिकल है वह 211 है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, बट आप चेक कर लीजिएगा। उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि इस सुप्रीम जुडिशल के काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स आर एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल। अब ये अब मुझे याद आ रहा है ये 211 ही आर्टिकल है जिसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स जैसे ये सर्विस ट्रिब्यूनल होते हैं, ये जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं ये किस आर्टिकल के तहत बनाए जा सकते हैं? 209, 10, 11 और 12, ये आर्टिकल 212 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर डिक्री जजमेंट पास्ड बाई एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल लाई बिफोर। अब ये जो ट्रिब्यूनल हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाई जाती हैं, एग्जाम्पल उसकी लेके चलते हैं, जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है, इनके फैसले के अगेंस्ट कहाँ पे अपील लाई करेगी? सुप्रीम कोर्ट, एनी हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट में? तो इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। इन ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के अगेंस्ट जो अपील लाई करेगी वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में करते हैं हम। तो ये थे जी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCQs फॉर लॉ गैट। आई होप ये आज का लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।